नेपाल भारत की बातचीत से पहले बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा आप देखने जा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब होने जा रही है। नेपाल में पाकिस्तानी साजिश का यह खुलासा अब आप देखेंगे। नेपाल में पकड़े गए दाऊद के गुर्गे ने दरअसल कई राज खोले हैं। जी हां, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा पकड़ा गया है नेपाल में और उसने कई राज फाश कर दिए हैं। पाकिस्तानी साजिश का खुलासा कर दिया है। अल्ताफ हुसैन अंसारी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। काले कारोबार में नेपाल की पाक एम्बेसी करती थी मदद, यह जानकारी सामने आई है। देखिए, पाकिस्तान की एम्बेसी पर इससे पहले भी तमाम ऐसे मौके आए हैं जब सवाल उठे हैं और अब बड़ी साजिश का जो खुलासा हो रहा है उसके भी तार पाकिस्तान की एम्बेसी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यह भी खुलासा हुआ है कि आईएसआई भी इस काले कारोबार में अंसारी की मदद करती थी। तो आप देखिए, दाऊद इब्राहिम, इसके अलावा तमाम आतंकी संगठन, आईएसआई, पाकिस्तान की एम्बेसी, इस तरह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अहमदाबाद से मुंबई तक काले कारोबार का ये जो पूरा नेटवर्क है इसका खुलासा हुआ है। इसके बारे में तफसील से आपको जानकारी दे दें इस बिग वॉल के जरिए। नेपाल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान और टी कंपनी की साजिश दरअसल बेपर्दा हुई है। दाऊद के गुर्गे अल्ताफ हुसैन अंसारी का बड़ा खुलासा हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, जो कि कई राज फाश कर रहा है। नकली सोने और जाली नोट का दरअसल बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। नेपाल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, किस तरह से ये मुल्क जो है इससे प्रभावित हैं और किस तरह से भारत में तमाम तरह की अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद के संजय पटेल और नीलेश शाक्य की मदद से ये धंधा चल रहा है, ये भी खुलासा हुआ है। देखिए, यहां के भी कई लोग जो हैं उनके चेहरों पर से नकाब उठ रहा है। हवाला के पैसे से नकली सोने और जाली नोट का कारोबार चल रहा है और यहां हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अल्ताफ हुसैन और यूनुस अंसारी जाली नोट सप्लाई करते थे, यह जानकारी मिली है। यह दाऊद का गुर्गा है। 2019 में अल्ताफ हुसैन के साथी गिरफ्तार कर लिए गए। दरअसल नेपाल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान और डी कंपनी की साजिश के तार देखिए आप कैसे जुड़ रहे हैं। अल्ताफ भाग निकला और नकली सोने का कारोबार फैलाया। नेपाल के वीरगंज में दाऊद के गुर्गे अल्ताफ का अड्डा था, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। 14 अगस्त को नेपाल पुलिस ने अल्ताफ को गिरफ्तार किया, जो कि दाऊद का गुर्गा था और उसके जरिए इस पूरे रैकेट का, इस पूरी साजिश का खुलासा हो रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का दूतावास और आईएसआई की साजिश जो है उसका भी खुलासा हुआ है। और पाकिस्तान दूतावास यानी पाक की जो एम्बेसी है उस पर इससे पहले भी हजारों ऐसे मौके आए हैं जब सवाल उठे हैं और यह जानकारी मिली है कि वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो किस तरह से आतंकवादी संगठनों की मदद करते हैं। हम रुक करेंगे इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, अपने आप में यह रैकेट ये खुलासा कर रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश की जा रही है और इसमें पाकिस्तान की एम्बेसी, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे, आतंकवादी संगठन, हर कोई शामिल है। बिल्कुल समीर, और देखिए इसमें दो बेहद इंपॉर्टेंट पहलू है। पहली बात तो ये कि ये सभी कार्रवाई नेपाल पुलिस ने की है। नेपाल पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद अल्ताफ को पकड़ा गया और उससे जो राज खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से इसमें नेपाल स्थित पाकिस्तान एम्बेसी इन्वॉल्व है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि नेपाल की सरकार अब पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ भी जरूर कार्रवाई करेगी। दूसरी बात जो है, आप देखिए कि चूंकि पाकिस्तान की एजेंसियों को पता है कि पाकिस्तान से भारत की आने वाली सीमा में वो ना घुसपैठ करा सकते हैं, ना ही अपने काले कारनामे को यहां पर किसी भी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने नेपाल का रूट अपनाया है। क्योंकि भारत नेपाल के बीच जो बॉर्डर है, अगर आज आप कोविड-19 की वजह से छोड़ दीजिए तो तकरीबन ये 100% खुला बॉर्डर है। यहां से एक्सेस आसानी से मिलती है। इसीलिए हमेशा पाकिस्तान की ये नापाक साजिश रहती है कि वो नेपाल के रूट से
वो तब भारत में एंट्री करे। और फिर भारत में जो कुछ जयचंद किस्म के लोग हैं, जो चाहे वो गुजरात में, जिनके नाम हम बता रहे हैं कि इन लोगों के साथ अल्ताफ के कनेक्शन थे, जो अब पूछताछ में सामने आ रहे हैं, इन सब की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गहरी चोट पहुंचाने की बड़ी साजिश थी। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा मनीष। और इस वक्त दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काठमांडू का हम रुख करेंगे, पंकज दास जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ जावेद गफ्फारी देखिए जुड़ गए हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी राय लेंगे। लेकिन पंकज दास साहब, पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, और क्या जानकारी दाऊद के इस गुर्गे के जरिए हासिल हुई है? देखिए, जो अल्ताफ हुसैन अंसारी जिसकी गिरफ्तारी 14 अगस्त को हुई है, वो पहले जेल में यूनुस अंसारी के साथ बंद था। ये यूनुस अंसारी वही है जो दाऊद का नेपाल का रिप्रेजेंटेटिव था, सबसे बड़ा किंगपिन, जो डी कंपनी का पूरा कारोबार है नेपाल में जो चलता है, वो उसका असिस्टेंट है, जो अल्ताफ हुसैन अंसारी है। और इस बात से जो अल्ताफ हुसैन अंसारी की गिरफ्तारी हुई है इस नकली सोने के मामले में, तो उससे एक बात साफ जाहिर होता है कि जेल में बैठकर भी जो यूनुस अंसारी है वो अपना पूरा जो है कारोबार चला रहा है। बिना यूनुस अंसारी के सहयोग के ये बात हो ही नहीं सकता है। पुलिस अब इस बात से जुट गई है। जैसे ही इसमें अल्ताफ हुसैन अंसारी का नाम आया था, उसके तुरंत बाद पुलिस को ये लग गया था कि कहीं ना कहीं जो यूनुस अंसारी है नेपाल ईश्वर में काठमांडू के सेंट्रल जेल में बंद है, वो जेल में बैठकर ही कारोबार चला रहा है और अपने सारे जो ये जाली नोट का धंधा है या ड्रग्स का है या हथियारों का है और अभी ये नकली सोने का है। तो इस नकली सोने के बारे में उसने ये बताया कि इंडिया के किसी शख्स से उसने 10 करोड़ रुपए एडवांस लिए थे सोना पहुंचाने के लिए, लेकिन वो सोना नकली बनाकर उनको ठगने की बात की और उस सारे पैसे को हजम करने की बात की। अब पुलिस इस बात पे लगी हुई है कि आखिर वो 10 करोड़ रुपए का इनका प्लान क्या था, क्या कोई बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे थे ये लोग, क्या किसी टेररिस्ट अटैक की और कर रहे थे, क्योंकि बार बार इन लोगों ने जो इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसको लेकर सारी प्लानिंग नेपाल में हुई है, शेल्टर नेपाल में दिया गया है, हथियारों की सप्लाई यहां से होती है। तो अब पुलिस इन सब बातों की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। जावेद गफ्फारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट। गफ्फारी साहब, मुझे याद आता है पिछली डिबेट में आप लगातार ये पूछ रहे थे कि आखिर सबूत कहां है। अब सबूत खुद सामने आकर गवाही दे रहे हैं। किस तरह से दाऊद इब्राहिम के गुर्गे पाकिस्तान एम्बेसी के लोगों के साथ, आईएसआई के अफसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समीर अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी फ्रॉम पाकिस्तान। आप मुझे बताएं कि ये सबूत हैं कि पाकिस्तान इसके साथ इन्वॉल्व है, आईएसआई कर रही है और पाकिस्तान एम्बेसी वहां पे सपोर्ट कर रही है उसको। ये क्या सबूत, आपके पास क्या सबूत है? ये सिर्फ बातें कर रहे हैं और मनीष जी अपने आप मंजन भेज रहे हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। अगर सारा कुछ आईएसआई कर रही है तो फिर आपकी राह क्या कर रही है? उसको चाहिए कि वो रिजाइन दे, घर बैठ जाए। आपकी वहां पे एजेंसीज क्या कर रही हैं? उनको तो कोई काम ही ना बचा। अगर एजेंसीज यही कर रही हैं कि आप लोग जो गुर्गे भेज रहे हैं नेपाल के रास्ते, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की जो साजिशें आप लोग रच रहे हैं, उसका पर्दाफाश हो रहा है एजेंसीज के जरिए ही हो रहा है। पकड़ा गया ना दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, काम करने की, पकड़ा गया ना, उसने खोल दिया ना गलत काम करने की। अल्लाह की मेहरबानी से हम अच्छा काम करके जब अच्छा नाम कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा ग्राफ ऊपर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में आपका कितना नाम हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। गफ्फारी साहब हर रोज देखते हैं। समीर अब्बास, हम अपने टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि समीर अब्बास और मनीष जी यही काम करते हैं वहां पे, तो ये हो जाएगा, सच हो जाएगा? नहीं होगा। आप इस तरह की बात कर देते हैं कि आईएसआई इन्वॉल्व है, पाकिस्तान एम्बेसी इन्वॉल्व है, वजारत खारजा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सच नहीं है उसको सच साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सच है वो हर रोज खुद अपनी गवाही देता है। सच सामने आकर खुद अपनी गवाही देता है। और बात होती है समीर अब्बास, बात ऐसे ही है जैसे आप कर रहे हैं। इसी तरह कोई और आपका चैनल बैठेगा, वो पता नहीं हमें गद्दार भी करार दे देगा कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी। साहब आपकी तरह हवा में बात नहीं करते ना, पाकिस्तान करता है। आप जब हमसे मुखातिब हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस तरफ दाऊद इब्राहिम का जो गुर्गा पकड़ा गया है और उसके पास से जो कुछ भी बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें भी चल रही हैं। नेपाल पुलिस का वर्जन भी है, नेपाल से हमारे साथ जर्नलिस्ट भी बैठे हैं। हवा में कोई बात नहीं होती, यहाँ पर कोई बात नहीं होती हवा में। मेरे भाई, मैं देख रहा हूं, आपकी तस्वीरें भी देख रहा हूं, उसके अंदर इंडियन करेंसी पड़ी हुई है, उसके अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं, सारी चीजें देख रहा हूं, मैं सारा कुछ उसको मॉनिटर कर रहा हूं। लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आईएसआई इन्वॉल्व है? कहीं लिखा हुआ ठप्पियां लगी हुई है आईएसआई की, वो बंदा आईएसआई के भर्ती था। कितनी बार ठप्पा लगाएंगे वैसे भी आईएसआई पर?
समीर कितनी अब्बास बार ठप्पा लगवाएंगे? गफ्फारी साहब एक मिनट, एक और अहम खबर आ रही है, एक और अहम खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। विवादित नक्शा जारी करने और भारत विरोधी बयान देने के बाद अपने देश में घिरे पीएम ओली ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। आज भारत और नेपाल के बीच अहम बातचीत होने वाली है। ये बातचीत नेपाल में भारत के राजदूत विजय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच होगी। बातचीत में भारत विवादित नक्शे समेत सभी मुद्दों पर नेपाल से सख्ती से बात करेगा। दोनों के बीच ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बहुत अहम बातचीत आज होने जा रही है भारत और नेपाल के बीच, क्योंकि चीन की शह पर नेपाल की जो हरकतें पिछले कुछ दिनों से नजर आई हैं, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है कि आखिर नेपाल की मंशा क्या है, तो उसकी हिमाकतों पर कैसे लगाम कसनी है। आज इसकी भूमिका एक तरह से तय होगी इस अहम बातचीत में। इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। नक्शेबाज नेपाल पर लगाम, ओली ने क्यों टेके घुटने, ये समझ लीजिए। पीएम केपी ओली के किसी बयान को भारत ने दरअसल कोई तवज्जो नहीं दी। ये मानकर चला हिंदुस्तान कि इस तरह के बयानबाजियों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। भारत विरोधी बयान देकर ओली अपने देश नेपाल में बुरी तरह घिरे। नेपाल की जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ हो गए। इसके अलावा नेपाल की सिविल सोसाइटी उनके खिलाफ हो गई कि ये किस तरह की बयानबाजी हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है। ओली की कुर्सी पर खतरा मंडराया, अब भी विरोध बरकरार है और ऐसे में ये बातचीत हो रही। अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रचंड ने ओली के खिलाफ पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग्स का दौर चला, मोर्चा खोल दिया था प्रचंड ने ओली के खिलाफ। प्रचंड के इस्तीफे की मांग के बाद जबरदस्त दबाव में आ गए ओली, ये हकीकत है। और नेपाल की इस राजनीति पर लगातार हमारी नजर है। भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता, ओली को ये बात ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गई है। अब इस बातचीत में क्या रुख होता है नेपाल का, ये सबसे अहम होगा देखना। भारत नेपाल का सबसे मजबूत सहयोगी, इसलिए नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। डैमेज कंट्रोल के लिए ओली ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ट्विटर के जरिए भी प्रधानमंत्री मोदी और केपी ओली के बीच बातचीत हुई, वो भी आपने जरूर देखी होगी। फोन पर ओली ने कहा संबंधों में सुधार हो रहा है, इसकी कोशिश की जा रही है, क्योंकि संबंधों में खटास लाने की कोशिशें पिछले दिनों नेपाल की तरफ से नजर आई। बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे बयान नजर आए। ओली ने आरएसएस और बीजेपी के कई नेताओं से संपर्क कर अपने संबंधों की दुहाई भी दी है। तो देखिए दबाव किस कदर है इस वक्त केपी शर्मा ओली पर, आपको इन बातों से नजर आएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। उइगर मुसलमानों पर जारी है चीन की बर्बरता, ये एक अहम खबर। नेपाल का जो मसला है उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि शिनजियांग में एक धार्मिक स्थल को गिरा दिया गया है। उइगर मुसलमानों पर चीन में हो रहे अत्याचार से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो किसी का भी खून खौला सकती है। खबर है कि चीन ने उइगर मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर पब्लिक टॉयलेट बना दिया है। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के धार्मिक स्थल को चीन ने गिरा दिया है और अब वहां सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। चीन के शिनजियांग प्रांत में अब तक 70% धार्मिक स्थल ढाए गए हैं। चीन की फितरत का अंदाजा आपको लगेगा इस खबर से। धार्मिक स्थल ढाए गए। दरअसल चीन में उइगर मुस्लिमों की संस्कृति को बदलने की बड़ी साजिश हो रही है और उइगर मुसलमानों को चीन की संस्कृति में ढालने का काम हो रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जावेद गफ्फारी साहब। जावेद गफ्फारी साहब, अब चीन की इन हरकतों के खिलाफ, उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मुंह से आवाज नहीं निकलेगी इमरान खान के? क्यों नहीं निकलेगी? जब कोई गलत होगा, कहीं पे भी गलत होगा, निकलेगी। गफ्फारी साहब कब निकली? में आप कश्मीर ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? कश्मीर मकबूजा कश्मीर में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आप कर रहे हैं उसकी भी आवाज पाकिस्तान ही निकाल रहा है ना। यहाँ जहां चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया, आपका प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जिक्र किया, यही जवाब है आपके पास, यही जवाब है आपके पास। आप उसका भी जिक्र करें समीर अब्बास, उसको क्यों आप भूल गए? जावेद गफ्फारी, यही जवाब है आपके पास। ये सब बताएं। जब चीन पर उइगर मुसलमानों के पर जो अत्याचार हो रहा है उसका जिक्र होगा,
उन पर जुल्मों सितम का जिक्र होगा तो आपका पीओके प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। पीओके प्रोपेगेंडा है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर है, वहां पे तो सब अमन से रह रहे हैं। आप बताएं, वहां पर फौज उस तरह जुल्म कर रही है जिस तरह आपके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कर रही है। आप वो तो नहीं बताते कि वहां पे किस तरह नाने को मारते हैं और पोता ऊपर बैठ के एहतजाज करता है, दोता एहतजाज करता है। वो तो आप नहीं बताते कि किस तरह बेटियों का रेप होता है। वो तो आप नहीं बताते। अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीओके में हर रोज अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से वहां पर जुल्म सितम कर रही है वहां के लोगों के साथ। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। पीओके को जो आपने चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। एक मिनट सुनिए गफ्फारी साहब, फैक्ट्स पर बात कीजिए ना, फैक्ट्स पर बात कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए गफ्फारी साहब। आप जर्नलिस्ट हैं, नेता थोड़ी हैं। पीओके में जिस तरह से सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर, सुनिए ना, बात सुनिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। से लेकर आज की क्या सूरत हाल है वहां पे बताएं। गफ्फारी साहब मुझे ये बताइए, पीओके की जमीन को जो चीन के हाथों गिरवी रख दिया गया है, इससे खुश हैं आपके हिसाब से लोग? पीओके के नहीं उठ रही आवाज? कैसे गिरवी कर सकते हैं? मैं नहीं खरीद सकता आजाद कश्मीर में जमीन, चीन को कैसे दे सकते हैं? क्योंकि संभल नहीं रहा है पाकिस्तान की हुकूमत से, संभल नहीं रहा है पीओके। लोगों ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है, ये आपको पता है, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, मजबूरी आपकी मैं समझता हूं। क्यों नहीं नजर आता? कितने प्रोटेस्ट आपने देखे, कितना पाकिस्तान कश्मीर बनने का हर रोज दिखा रहे हैं गफ्फारी साहब। बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको पाकिस्तान में बैठ कर नहीं दिखता। क्यों नहीं बताते कि आपको पाकिस्तान में बैठ कर नहीं दिखता? मुझे तो बड़ा ताज्जुब है। आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं दिखता आपको? वहां पे क्यों नहीं दिखता कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक क्या हुआ है? मुझे भी ताज्जुब है। क्या हुआ? मुझे भी तवज्जो है कि वहां पे रिपोर्टिंग नहीं करते। मुझे भी ताज्जुब है। क्या हुआ? आर्टिकल 370 आप नहीं बताते। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बंद हो गया। वहां पर जिस तरह से अलगाववाद की आग आप लोग लगवा रहे थे वो बंद हो गया। अलगाववादी अपने बिल में चले गए। ये हुआ। नरेंद्र मोदी जब से वजीर आजम बने, बताएं कोई अच्छी खबर बता दें कि भारत के अंदर कोई अच्छी खबर आई है। वाह, बताएं। मतलब अच्छी खबर का इंतजार आपको इतना है कि आप यहां की अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। आप अपने मुल्क की अच्छी खबर का इंतजार कीजिए जो कि आने वाली नहीं कभी। अच्छी खबर बताएं, आपके लिए बताएं, भारत के लिए बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर जनाब नरेंद्र मोदी आए। चलिए, अब आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया ना, आपने देखा होगा कल आप ही का एक टीवी चैनल है, बड़ा मशहूर टीवी चैनल है, नाम नहीं लूंगा मैं, उसने बाकायदा एक सर्वे किया, जनता के बीच गया, लोगों से उसकी राय ली और यह पूछा कि भाई इमरान खान बेहतर या नरेंद्र मोदी बेहतर? वैसे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, जवाब सबको पता था, लेकिन हैरत की बात यह है कि आपके मुल्क के लोग, आपके मुल्क की आवाम बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लेती हुई नजर आई और उस चैनल ने वो पूरी रिपोर्ट दिखाई और आप यहां पर बैठकर नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। कौन है? उन्होंने ये सर्वे किया होगा जालिम कौन है, कातिल कौन है, उन्होंने ये सर्वे किया होगा। फिर यही तो बात है ना, आप सच को एक्सेप्ट नहीं करना जानते, क्योंकि आपके मुल्क की फितरत जो है, आपके मुल्क की बुनियाद जो है वो झूठ पर टिकी है, तो आप सच का सामना करना आपने सीखा ही नहीं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरे आपके मुल्क की बुनियाद ही झूठ पर है। आप सच बता दें समीर अब्बास, आप सच बता दें, एक 30 सेकंड बताएं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत क्या है। बताएं 5 अगस्त 2019 से। आपको बताया तो कितनी बार बताऊं? आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। वहां पर कितने कत्ल हुए, वहां पे कितना लॉकडाउन करके आपने बंद करके रखा हुआ है, वहां पे कितनी। चलिए देखिए शुरू कहां से हुई बात? उइगर मुसलमानों से बात शुरू हुई, लेकिन एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। आप लोग जवाब मांगते हैं ना कि आज तमाम मुस्लिम मुआलिक जो है, गफ्फारी साहब आप लोग जवाब चाहते हैं ना कि तमाम मुस्लिम मुआलिक जो हैं, तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? ये है जवाब। उइगर मुसलमानों पर आपका ये रुख जो है, ये है जवाब। किसने कहा हो रहे हैं? मैं तो नहीं कह रहा कि हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, मजबूरी समझते हैं आपकी। आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा उइगर मुसलमानों के, क्योंकि चीन के हाथों बिक चुका है पाकिस्तान, इसलिए आपके मुंह से चीन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फारी साहब। वक्त हमारे पास इतना ही था। पंकज दास जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष झा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।